बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको विज़िट करवाएंगे हुंज़ा के इलाका करीमाबाद में वाक़या बलतित फ़ोर्ट की। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक ये फ़ोर्ट तकरीबन 1000 साल पुराना है और यहाँ पर हुंज़ा के साबका बादशाह रहते थे। बुलंदी पर होने की वजह से इस किले को एक एडवांटेज हासिल था कि यहाँ से दुश्मन की नकलो हरकत पे मुकम्मल नज़र रखी जा सकती थी और उनके किसी भी किस्म के हमले को बआसानी नाकाम बनाया जा सकता था। बलतित फ़ोर्ट के बारे में मज़ीद दिलचस्प मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बलतित फ़ोर्ट के गाइड आपको हुंज़ा के बादशाही निज़ाम और इस्माइली फ़िरके के सिलसिला इमामत के बारे में तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। माजी में लोगों का ख्याल था कि दरवाजे मुख्तसर रखें, हमले की सूरत में किसी को चोट न लगे, ताकि हमले की सूरत में दुश्मन को रोकने में आसानी हो। अब हम ये यहाँ से अंदर जाने वाले जी, मैंने बताया कि हमले की सूरत में दुश्मन को आसानी ना हो अंदर आने में। बड़ा दरवाजा हो तो टूटेगा इजीली। बड़ा दरवाजा हो तो वो आसानी से दाखिल होगा, छोटा दरवाजा तो उसको रुकना पड़ेगा थोड़ा। ये जो जालियाँ लगी है ना, अभी लगी हैं, पहले ये मिट्टी से भरी हुई थी, नीचे फर्श खाली नहीं थी, उसको प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए खाली करवाया गया है। इंजीनियर्स कहते हैं ये पार्टीशन वॉल्स हैं किले की फाउंडेशन के रीइंफोर्समेंट के लिए, और कुछ लोगों का ख्याल है ये पैखाना। तो मैं आपको अंदर ले चलूँगा और दीवार के पीछे से आगे बढ़ेंगे। पहले बच्चों को और ख़वातीन को आप मौका दें, आप सर का ध्यान रखेंगे। शुक्रिया। इस किले को माजी में मुतअद्दिद बार रेस्टोर किया गया और इसकी आखिरी रेस्टोरेशन सन 1990 से 1996 के दरमियान सर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने करवाई और 1996 में ही उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनाब फ़ारूक अहमद खान लगारी मरहूम ने इस किले के इंतज़ामी अमूर बलतित हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले किए। इस किले की बेसमेंट में एक कैद खाना हुआ करता था, जहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों को कैद रखा जाता और उन्हें इबरतनाक सज़ाएँ दी जाती, ताकि मुस्तकबिल में कोई बगावत करने का ख्याल भी अपने जहन में ना लाए। तो यहाँ पे जो मलबूसात के इंतखाब का लिबास है जो बड़े बड़े सरदार पहनते थे, बाकी जो दो मलबूसात है वो ऊन की बनी है, बेड की ऊन से। कदीम ज़माने में जो कपड़ा था वो चाइना से सिल्क और कॉटन चाइना से आता था, यहाँ पे दस्तयाब नहीं थी। इसी तरह मैं आगे चलता हूँ, आप आपस में थोड़ा मालूमात शेयरिंग करें। इस किले के दरवाज़ों की हाइट बहुत छोटी रखी जाती थी, ताकि अगर कभी दुश्मन किले में दाखिल हो भी जाए तो उसे झुक के अंदर आना पड़े और दरवाजे की ओट से उसका सर बआसानी कलम किया जा सके। ये इस किले का कोई ज़रूरी बात हो, कोई राज की बात हो तो यहाँ पे आपस में मशावरत होती थी। तो हर किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ करीबी लोग अमीर हुंज़ा के यहाँ अंदर आ सकते थे। और ये कहा जाता है कि जो भी ख़जाना था वो यहाँ ज़मीन के अंदर मदफून था, दफनाया गया था, इस तरह से गड्ढे बनवा के। जब हुंज़ा पर अंग्रेज़ों ने पेशकदमी की, उनको रोकना मुश्किल हुआ, तो हुंज़ा के हुक्मरान मीर सफदर अली खान ने वो सारा सोना यहाँ से निकाल लिया और वो अपने साथ लेके चाइना की तरफ भाग गए थे। यह कालीनी जी कदीम ज़माने में समरकंद बुखारा से काशगर के रास्ते हुंज़ा आती थी। ये काफ़ी बोसीदा हुआ था, इसको हमने दोबारा से रिस्टोर करवाया है। आप देखिए ये रंग कलर जो है ना, हल्के ही ऊपर रंग डार्क है जी, तो ये नए सिरे से इसकी रिस्टोरेशन हुई है। माजी में इस तरह के हैंड नॉटेड यानी हाथ की बनी हुई कालीनों की कीमत ज़्यादा होती थी। आपके पीछे जी ये जो दीवार पे बर्तन रखे हैं
शोकेसेस में इनको हम कश्मीर से समरकंद बुखारा से ये चीजें लाते थे। ये पीछे दरवाजा कौन सा? बेटे अंदर स्टोर है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, वैसे न जाएं, छोटा सा है, फंस जाएंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं जी, आप सबका ध्यान रखें। ख़वातीन हज़रात, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको लेकर शाही बावर्ची खाने में अभी दाखिल होंगे और वहाँ पे शाही बावर्ची आपके इंतज़ार में है, ताकि मियाँ हुज़ूर कुछ खाएं तो दिल खुश हो जाएगा। कुछ खिलाएंगे? ज़रूर सर, क्या कहेंगे आप? जो इधर की अच्छी सौगात हो। आप करीब आएंगे, जरा आगे आ जाएं तो आपको देखने में आसानी होगी। इस तरह ये जो रोप इसके साथ खड़े हो जाएं आगे आके। तो मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ये हम इस वक्त इस किले के शाही बावर्ची खाने में हैं। एक चीज़ आप देख लें, यहाँ पे कोई खिड़की बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस छत के सेंटर में एक रोशनदान है। इसकी जो डिज़ाइन है, इसका असल आइडिया रूस के इलाके जॉर्जिया कहते हैं, कोहकाफ में ये इस तरह की छतें होती हैं 10-15 लेयर्स तक। इसके जो फायदे हैं वो ये है कि आप देखें बाहर काफ़ी गर्मी है, लेकिन आपको ठंडक का एहसास होगा। आप ये खोल दें तो क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से ये जो हवा ना चलती रहती है, और गर्मी सर्दी के दिनों में दरवाजे को बंद रखें तो फिर गर्मी बढ़ जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ बर्तन है जी, पीतल और तांबे के बर्तन हैं, पत्थर की हांडियाँ हैं। ये सारा सामान लकड़ी और पत्थर का ही बना हुआ है बेशतर। आज से 100 साल कबल आप हुंजा आते तो ये ज़रूर देख लेते। और ये जो स्याही है, इसको आग नहीं लगी है, बल्कि इसको धुआं लगा है सदियों तक, इसलिए स्याह हुआ है। हमारे पीछे जी एक भाई ने पूछा था, ये स्टोर बना हुआ है। तकरीबन हर घर के साथ एक गोदाम होता था। माजी में माल मवेशियों को, बकरों को हलाल करके गोश्त को खुश्क करके रखते थे, उसको टांग देते थे नमक लगा के, वो खराब नहीं होता था अगले 3-4 महीने तक। तो दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक वो खुश्क गोश्त होती थी। और सर्दियों के महीने के गुजर जाने के बाद जब गर्मियों का आगाज होता था, हमारे घरों में सब्जियां ज्यादा पकाई जाती थी। तो आजकल तो लोग कढ़ाइयाँ बना के गर्मियों में भी वही चीजें खाते हैं। वो किस लिए? जी, क्या चीज? वो कैबिन, उसमें मसाले या नमक वगैरह रखा जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, अब हम आगे बढ़ते हैं पीछे की तरफ। दरवाजे की मदद से आप बाहर तशरीफ ले चलें, सीढ़ी की मदद से ऊपर रॉयल टेरेस शाही दरबार में तशरीफ ले चलें आप। मार्खोर कौन सा? सेंटर में जी, ये वाला। ये और ये आइबेक्स है जी। जो साम खाते हैं उनको मारखोर कहते हैं, और जो चोरियां करते हैं उनको हरामखोर कहते हैं। और आइबेक्स की क्या खसूसियत है? आइबेक्स सर ये बहुत ज्यादा -60 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में भी पाई जाती है। अच्छा। मारखोर ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मारखोर जो है इसी को आइबेक्स नहीं कहते या क्या होता है? ये थोड़ा डिफरेंस है इनमें। आइबेक्स के सींगों की डिजाइन अलग है,
اور आइबेक्स ज़्यादा सर्दी में भी रह सकता है। हमारा जो खूनी जानवर है वो जब आता है तो उसमें आइबेक्स की तस्वीर होती है। हाँ, वो अब मारफोर की लगती है इसमें। नहीं है मारफोर, लेकिन तस्वीर इसकी लगी हुई होती है। ऐसे ही होगा, हमने देखा भी नहीं। बलतित फोर्ट की छत से राका पोशी, दीवान पीक और गोल्डन पीक समेत दीगर पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हज़रात, चलिए हमारे कुछ गेस्ट बाहर हैं, मैं आपको वैसे इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये किले का ऐवान इस्तकबाल है, रिसेप्शन हॉल है। इसमें 2 फोटो गैलरियाँ हैं, एक प्रिंस करीम आगा खान उनके आबा अजदाद की फ़ोटोज़ हैं, ये अलग फैमिली है। और हुंजा के अमीर हैं मीरान हुंजा, 19th सेंचुरी की जो बाद की तस्वीरें हैं। इनमें मीर गज़न खान मंगोलियन फीचर्स के साथ आपकी तरफ देखो तबस्सुम फरमा रहे हैं। 1863 से 1886 तक इनका दौर इक़्तिदार रहा और इनको अपने बेटे ने असैसिनेट करवाया था इक़्तिदार के खातिर, मीर सफदर खान ने। इनको बाद में अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी तो ये भाग के फिर चाइना की तरफ निकल गए सूबा सिंकियांग में। उनके बेटे मीर गज़न खान सेकंड को हुक्मरानी का मौका मिला, उनके भाई को मीर नज़ीर खान को। और ये फिर उनके बाद उनका बेटा मीर गज़न खान सेकंड यहाँ हुंजा में हुक्मरान बने। 1945 में वफात पा गए तो उनके बेटे मीर जमाल खान को हुक्मरानी का मौका मिला। जब पाकिस्तान का क़याम हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो इन्होंने इवेंचुअली सर आगा खान के मशवरे पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फैसला किया और क़ायद-ए-आज़म को 3 नवंबर 1947 को एक लेटर लिखा। मैं आपको उसकी कापी दिखा सकता हूँ बाद। ये उनके बड़े बेटे मीर गज़नफ़र साहब हैं जो इलाके में गवर्नर रहे हैं और इस इलाके की तामीर तरक्की में इनका बड़ा किरदार रहा है। मीर साहब ने ये किला हिब्बा बेनाम फी सबिलिल्लाह ट्रस्ट के हवाले की है। और उनकी जो बेगम साहिबा रानी साहिबा ये गिलगित बल्तिस्तान में मेंबर रह चुकी हैं। इनके 3 साहिबजादे हैं और ख़वातीन के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया है। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों में से सबसे बड़े का नाम सलीम साहब है जी। इस्लामाबाद में ये होते हैं और गर्मियों में हुंजा आते हैं, यहाँ हुंजा में भी इनकी घर है। आपके पीछे जी दीवार के अंदर आप देखें ये बहुत सारी तलवारें हैं, ढाल है, ये कदीम ज़माने का असलहा था। और मेरे दाएं हाथ से ये हुंजा के फ्लैग्स के कॉपीज हैं, ये ओरिजिनल रेप्लिकास हैं जी। इसी तरह हमारे ऊपर ये मार्को पोलो शीप जो दुनिया की इंडेंजर्ड स्पीशीज में शुमार होता है उसके सीन लगे हैं जी। और इनकी तादाद ज़्यादा नहीं रही है, खुंजराब वैली में 60-70 से ज़्यादा नहीं हुई है। आपको दिलचस्पी हो तो मैं आगा खान डायनेस्टी के बारे में बता सकता हूँ। जी। अगर आप पहले से नॉलेज रखते हैं तो मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। नहीं बताएं। तो आप सबकी इजाज़त से जी, आगा खान लफ्ज़ जो है ये फारसी ज़ुबान में लॉर्ड को कहते हैं। ईरान के बादशाह फ़तह अली शाह काचार ने इमाम शाह हसन अली शाह को ये टाइटल दिया था जब एक किरमान प्रोविंस में गवर्नर थे। असल जो तारीखी पस मंज़र है वो खातमुन नबीयीन आन हुज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह लिल आलमीन के ज़माने से शुरू होती है। उनके चचेज़ाद भाई हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला मुफ़ज़्ज़ल इस्लाम के दूसरे साहिबजादे शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल से ये सिलसिला भी जारी है। चूँकि इमाम जाफ़र सादिक़ के बड़े बेटे जो थे इस्माइल, उनकी नस्ल से यह सिलसिला जारी है। छोटे बेटे इमाम मूसा काज़िम की नस्ल से 12वें इमाम महदी गायब तस्वीर होते हैं। और इनका ख़ानदान वाक़या करबला के बाद ये मिस्र चले गए, शाम और यमन के रास्ते से होते हुए वहाँ पे इन्होंने हज़रत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से फातिमी खिलाफत कायम की। जिस ज़माने में बनु अब्बास की खिलाफत बगदाद में थी, बनु फातिमीन की खिलाफत मिस्र में थी, तो काहिरा शहर और जमातुल अज़हर इन्होंने आबाद किया था। उसके ख़ात्मे के बाद 250 साल बाद ईरान आए, ईरान से फिर अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, और ये सर आगा खान सुल्तान मोहम्मद शाह पाकिस्तान बनने से कबल कराची में पैदा हुए, जिनके पास इमामत की गद्दी थी। और इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। बहसत
مسلم لیگ کے صدر کے اور لیگ آف نیشنز جس کو آج کل UNO کہتے ہیں اس کے صدر بھی رہے. پاکستان بننے سے قبل انہوں نے فنڈنگ کی علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے گوادر سے ساحلی علاقہ خریدا تھا وہ پاکستان کو دیا جہاں پہ ڈیپ سی پورٹ بن رہا ہے. ان کی امامت کی گدی ان کے پوتے کو ملی شاکرین کو. انہوں نے یہ اسٹیلے کا کام کروایا اور خان یونیورسٹی اس طرح سے بہت سارے قریب چیزیں انہوں نے مرمت کروائی ہیں. تو یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے جی. گوادر انہوں نے لے کے دیا. انہوں نے دیا تھا جی. کون سے سن میں؟ 1956 کے اپنی وفات سے قبل. اور ابھی یہ الائیو ہے. ایگزسٹنگ ہے نہیں ابھی. ان کے بعد پھر ان کا کوئی بیٹا کو ریپرزینٹ کرے گا. اچھا شکریہ. اور یہ ابھی کہاں پر رہائش پذیر ہے؟ یہ ابھی 3-4 سال پہلے فرانس میں شاید ان کو اندازہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ان کی ہونے والی تو وہاں سے فرانس کو چھوڑ کر یہ پرتگال چلے گئے. تو یہ فرانس میں سیٹل سے نکل کے پرتگال میں سیٹل ہو گئی. اور وہ لیڈی بھی الائیو ہیں ابھی؟ جی امیر صاحب کی بیگم صاحبہ امیر غضنفر صاحب ان کے تینوں بیٹے حیات ہیں. یہ بھی جی میر غضنفر صاحب. تو اگلے کمرے میں چلتے ہیں محترم خواتین حضرات آگے تشریف لائیں. اچھا جی یہ قلعے کا سمر بیڈ روم ہے. یہاں پہ امیر حمزہ گرمیوں کے موسم آرام کرتے تھے. دیواروں پہ جو ٹریڈ ایگریمنٹس تھی چائنا کے ساتھ ہماری تجارت ہوتی تھی تو یہ اس زمانے کی ٹریڈ ایگریمنٹس کی کاپیاں ہیں. میر جمال خان نے جو پاکستان سے الحاق کے لیٹر کی کاپی یہاں رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آگے جو کارپیٹ ہے اس کو بروکیڈ کارپیٹ کو مسند کہتے ہیں. جب کبھی ایک بادشاہ سکسیشن ہوتی تھی ان کی اقتدار میں تھی تو یہ تخت پہ بچھا کے ان کا وہ ہوتا تھا. یہ اوریجنل نہیں ہے ہمارے پاس ریپلیکا ہے. اگر ہمارے کچھ ممبران پیچھے رہ گئے ہیں تو ہمارے ان کو بلا لیں کیونکہ ہم نے دوسرے ان سے باہر جانا ہے. ہم پیچھے واپس نہیں آنے والے. شکریہ. تو یہ جی سمر بالکونی 1915 برٹش ٹائمز میں ایڈیشن ہوا تھا یہ. اور یہاں پہ جی جو کرسی ہے ٹیلی فون ہے صوفے ہیں یہ انگریز دور سے تعلق رکھتی ہیں. انگریزوں کے ارائیول کے ساتھ نئی چیزیں یہاں متعارف ہوئی. مثلا یہ کلر گلاس بھی برٹش ٹائمز میں یہاں آیا تھا. ٹھیک ہے آپ میرے قریب آ جائیں اس طرح آگے راستہ دکھائے گا. شکریہ. یہ برٹش ٹائمز میں ایڈیشن ہوا تھا یہ سمر بالکونی کا. تو نیکسٹ روم ونٹر بیڈ روم. یہ اس طرح کی کڑاہیاں ماضی میں کاشلرس آتی تھی اور چائنیز کو ٹیکنالوجی کا پتہ تھا. وہ اس طرح مولڈ بنا کے کاسٹ آئرن کو پگھلا کے یہ بناتے تھے. جی یہ دیگ کی ہوتی ہے. تو البتہ لوگ بہت زیادہ اس کی قدر ہوتی تھی پہلے بہت مہنگی ہوتی تھی. یہاں پہ جی فائر فیسلٹی ہے فائر پلیس ہے. یہاں بیٹھ کے لوگ کھانا کھا سکتے تھے اور رات کو بستر لگا کے وہاں آرام کر سکتے تھے. یہ قرآن مجید کے قلمی نسخے ہیں دیکھیں شوکیس میں ہاتھ کی لکھی ہوئی قلمی کتابت کی گئی ہے. اور یہ بچوں کا جھولا ہے. میرے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ پہ یہ ڈرائیڈ فروٹ کیبنز ہیں جن میں خشک خوبانیوں کو رکھا جاتا تھا. شہتوت اخروٹ اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی تھی تاکہ بچوں کو بھوک لگے تو ان کو کچھ نہ کچھ دے کے خوش کریں تھوڑی. خواتین حضرات یہ اندرونی ایوان دربار اجتماع ہے. بہارت بارش اور شدید گرمی. بارش کا موسم ہو بارشیں ہو یا گرمی ہو اندر آتے تھے. اور پہلے یہاں پہ تختیں لگتی تھی آج کل ہم ترپال ڈالتے ہیں. ویسے عام صورتوں میں کھلا رہتا تھا.
यहाँ आप भी शहजादियों की तरह बैठ सकते हैं जी, और शहजादे यहाँ बैठ सकते हैं अपने बंदूकों के पास। तो आप भी बैठें, यहाँ पे फोटोग्राफी कर लें। और ये कदीम रशियन गन्स हैं जिनको हम उरुसी कहते हैं और कहते थे। तो इनमें आगे से बारूद डाल के, गोली डाल के, पीछे से आग लगा के फायर किया जाता था। जी इसी के साथ ये विजिट एहतमाम पजीर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।